कहानी की शुरुआत एक कंस्ट्रक्शन साइट से होती है, जहां सभी मजदूर अपने काम में लगे हुए हैं। उनके बीच एक आदमी है जिसका नाम है बैकलिसु। बैकलिसु बेहद खूबसूरत है और उसके चेहरे पर एक अजीब सा करिश्मा है जो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर के काम से बिल्कुल मेल नहीं खाता। वो फोन पर बात कर रहा होता है और दूसरी तरफ से उसका प्यारा बड़ा भाई उस पर चिल्ला रहा होता है। उसके बड़े भाई की पहचान अजीब है। उसके लंबे बाल और अनोखी लाल आंखें हैं। वो फोन पर अपने छोटे भाई बैकलिसु का मजाक उड़ाता है और कहता है, क्या मुझे तुम्हें कॉल करने के लिए कोई वजह चाहिए? काफी समय हो गया है, मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा। बैकलिसु अपने भाई से मानता है कि हाँ, वो हाल ही में थोड़ा बिजी था। तभी उसके पास खड़ा एक साथी चिढ़कर बाकी मजदूरों पर चिल्लाता है और कहता है कि एक बार में इतना सीमेंट मत डालो वरना वो बाद में तैरने लगेगा। फोन के दूसरी तरफ बैकलिसु का बड़ा भाई ये शोर सुनकर कहता है कि वह बाद में बात करेगा। बैकलिसु जैसे ही अपने भाई को आज के दिन के बारे में कुछ बताने वाला था, तभी उसके पीछे से अचानक एक जोरदार शो हुआ। ये सुनकर वह और उसका साथी मुड़कर देखते हैं और पाते हैं कि किसी को अंदर की तरफ फेंका गया है। यह मंजर देखते ही उसके साथी के सर में गुस्से से खून दौड़ने लगता है। जो आदमी अंदर घुसा था वो बेहद मस्कुलर था और उसके दाई कंधे पर एक लंबा सा घाव का निशान था। उसकी आवाज बेहद भद्दी थी और वह नाम चोसुन के हरामियों के बारे में कुछ बोल रहा था। यह सुनते ही बैकलिसु तुरंत समझ जाता है कि यह आदमी स्पेशल ऑपरेशंस टीम 2 के टास्क फोर्स साउथ से है। उसने साउथ में घुसपैठ के 4 मिशन किए थे और उसका नाम रिहंगचल था। इसके बाद बैकलिसु अपने भाई से कहता है कि वह बाद में कॉल करेगा। फिर वह उस नए आए हुए वर्कर से जिसे फेंका गया था उसकी हालत के बारे में पूछता है। वो वर्कर घबराते हुए बताता है कि वह ठीक है और घाव ज्यादा गहरा नहीं है। बैकलिसु अपनी शर्ट के बटन खोलना शुरू करता है और उस वर्कर से कहता है कि वो खून को रोके। यहाँ पर नैरेटर बैकलिसु का असली परिचय देता है। नाम बैकलिसु, पोजीशन HID स्पेशल ऑपरेशन टीम के टास्क फोर्स नॉर्थ का लीडर। अनुभव नॉर्थ कोरिया में 4 साल लंबी घुसपैठ का अनुभव और 12 घुसपैठ मिशन का रिकॉर्ड। ये सब देखकर आसपास खड़े सैनिक आपस में फुसफुसाना शुरू कर देते हैं। वह शर्त लगाते हैं कि कैप्टन बैकलिस इस आदमी को कितनी देर में हरा देगा। कुछ कहते हैं 10 सेकंड, तो कुछ कहते हैं कि यह 30 सेकंड तक टिक जाएगा। ये बातें सुनकर रिहंगचल पागल हो जाता है। इतनी बेइज्जती से उसका दिमाग घूम जाता है। वो अपना कंट्रोल खो देता है और हमला कर देता है। लेकिन नैरेटर कहता है, किसी ऐसे इंसान से लड़ना जो अपना संतुलन खो चुका हो, असल में बहुत आसान होता है। बैकलिसु एक जोरदार हुक पंच से जवाब देता है। मुक्का इतना तेज था कि रिहंगचल के दांत आपस में टकरा जाते हैं। लेकिन बैकलिसु यही नहीं रुकता। एक और मुक्का पहले से ही उसके लिए तैयार था। बैकलिसु किसी को भी माफ नहीं करता जो उसे उकसाता है। बैकलिसु उस पर हमला करता है और अंजाम वही होता है जो सबके साथ होता है। रिहंगचल पीठ के बल जमीन पर बेहोश पड़ा रहता है। बैकलिसु एकदम शांत चेहरे से एक कपड़े से खुद को साफ करता है। फिर वो अपनी शर्ट पहनता है और अपने आदमियों को आदेश देता है कि नए वर्कर का इलाज करो और यहाँ सफाई करो। वह कहता है कि उसे पहले निकलना होगा। उसके आदमी री हयांग चोल की लाश को साफ करने लगते हैं। नैरेटर बताता है कि हर कुछ दिनों में इस तरह का एक मलबे का टुकड़ा आता रहता है, जिसका मतलब है कि उनके सीक्रेट ऑपरेशन में ऐसे दुश्मन आते रहते हैं जिन्हें चुपचाप ठिकाने लगाना पड़ता है। इसलिए वह सच में दूसरों को नहीं बता सकते कि वह क्या कर रहे हैं। बैकलिस अपने आदमियों को शांति से कहता है कि अगर कोई पूछे तो बस ये कहना कि वह सब कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे हैं। इसके बाद वो उसी कंस्ट्रक्शन वर्कर के कपड़ों में एक बेहद आलीशान और फैंसी रेस्टोरेंट की तरफ चल देता है। रेस्टोरेंट के अंदर एक रिसेप्शनिस्ट उसे उसके गंदे और आम कपड़ों में देखकर उसका रास्ता रोक लेता है। वह उसे बताता है कि पूरा रेस्टोरेंट आज रिजर्व कर लिया गया है। बैकलिसु शांति से कहता है कि उसकी अपने भाई के साथ यहाँ अपॉइंटमेंट है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट अभी भी उसे नीची नजर से देखता है। वो एक चालाक मुस्कान के साथ कहता है, हमारे रेस्टोरेंट में फॉर्मल कपड़े पहनना जरूरी है। क्या आप कृपया वापस जाकर तैयार होकर आ सकते हैं? जब बैकलिसु को इस तरह बेइज्जत किया जा रहा था, तभी वह किसी ऐसे शख्स से मिलता है जिसे वह जानता है। हाँ, ये उसका बड़ा भाई था जिसे हमने पहले फोन पर देखा था। वो सूट बूट में तैयार होकर अपने खोए हुए छोटे भाई से मिलने बाहर आता है और हाथ हिलाता है। वो हंसकर अपने छोटे भाई को छेड़ता है और पूछता है कि वो अब तक अंदर क्यों नहीं आया।
या उसने यह नहीं बताया कि उसकी अपने इस भाई के साथ अपॉइंटमेंट है। वह बैक लीसू के पास जाता है और रिसेप्शनिस्ट से कहता है, ये मेरा छोटा भाई है, मुझे यकीन है कि अब कोई समस्या नहीं है ना? यह सुनते ही रिसेप्शनिस्ट के होश उड़ जाते हैं। उसे एहसास हो जाता है कि उसने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। वो गहरी झुककर माफी मांगता है कि उसे नहीं पता था कि वो डायरेक्टर बैक का छोटा भाई है। लेकिन बैक लीसू को अपने भाई का कंधे पर हाथ रखना अजीब और अनकंफर्टेबल लगता है, इसलिए वो उसके हाथ को झटक देता है। उसका भाई उसकी पीठ को देखकर मजाक उड़ाता है, मेरे छोटे भाई की ठंडी पीठ तो देखो। सेफ्टी फर्स्ट का नारा काफी कूल लग रहा है। उसी समय कंस्ट्रक्शन साइट पर बेक लीसू के साथी एक छोटी सी पार्टी कर रहे होते हैं, लेकिन वो बेहद चिढ़े हुए और गुस्से में है। एक आदमी चिल्लाता है, 3 महीने बाद कंपनी पार्टी के नाम पर हमें बस यही मिला है। दूसरे लोग कहते हैं कि इंतजार करो, उनका सेक्शन चीफ जरूर कुछ अच्छा खाना लाएगा। एक आदमी अफसोस जताता है, हमें कैप्टन के साथ जाना चाहिए था, वो जगह बहुत महंगी है, वहां का खाना जरूर लजीज होगा। तभी कोई कहता है कि सेक्शन चीफ आ गया है। सब लोग तुरंत आदर से उनका स्वागत करते हैं। सेक्शन चीफ एक सूट पहना हुआ शरीफ आदमी लगता है। वह आते ही माफी मांगता है और कहता है प्रोजेक्ट खत्म हो गया है, लेकिन मुझे कुछ कहना है इसलिए मैंने आप सबको यहां रोका। वह पूछता है कि कैप्टन बैक कहाँ है? एक आदमी बताता है कि कैप्टन अपने निजी कामों से बाहर गए हैं। यह सुनकर सेक्शन चीफ के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आती है और वह कहता है अगर ऐसा है तो चीजें फिर से गड़बड़ हो जाएंगी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता वो अपनी बंदूक निकालता है और एक वर्कर के सर में सीधी गोली मार देता है। सब जम जाते हैं। तभी गाड़ियों से हथियारबंद सैनिक उतरते हैं। सेक्शन चीफ ऐलान करता है इस पल से स्पेशल ऑपरेशन टीम को भंग किया जाता है। ये हथियारबंद लोग उन्हीं के अपने आदमी हैं, लेकिन उनकी बंदूकें अब उन्हीं की तरफ है। उन्हें अब डिस्कार्ड कर दिया गया था, यानी उनकी जरूरत खत्म हो चुकी थी। सेक्शन चीफ उन सबको खत्म करने के आर्डर को पूरा कर रहा था। सीन वापस रेस्टोरेंट में आता है, जहां एक तरफ बेक लीसू के सारे साथी मारे जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उस शहर के सबसे आलीशान रेस्टोरेंट में जहां सबसे अच्छी शराब और खास खाना परोसा जा रहा था, बेक लीसू अपने भाई के साथ बैठा था। वह इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसकी पूरी टीम को धोखे से खत्म किया जा रहा है। उसका बड़ा भाई गंभीर होकर बाइक लिसू का नाम लेता है। वो उसे एक बिजनेस कार्ड देता है और कहता है कि वह चाहता है कि बैक लिसू उसकी कंपनी में काम करे। वो मजाक उड़ाते हुए पूछता है, एक सोल्जर आखिर सेफ्टी फर्स्ट जैसी कंपनी में काम क्यों कर रहा है? बैकलिसू शांति से जवाब देता है कि वो लोगों की मदद करने के लिए ये काम कर रहा है। ये सुनकर उसका बड़ा भाई हंसने लगता है। वह कहता है आजकल सैनिकों को लोगों की मदद करने के लिए मजदूरी करनी पड़ती है। वो शराब डालते हुए बैकलिसू को ताने मारता रहता है। वो कहता है कि वह बिजनेस कर रहा है, जबकि उसका छोटा भाई कम पैसों वाली नौकरी कर रहा है, जिससे उसे बुरा महसूस होता है। वह कहता है कि उसका काम रेस तरह मैनेज करना इतना मुश्किल भी नहीं है। जब वो ये सब बोल रहा होता है तो वह देखता है कि बैक लीसू दिन में सपने देख रहा है। वो चिढ़कर पूछता है, सेफ्टी फर्स्ट, क्या तुम सुन भी रहे हो? तभी बैक लीसू की जेब में रखा फोन वाइब्रेट करता है। वह देखता है कि यह एक अनजान नंबर है जो उसने सेव नहीं किया है। वह अपने भाई से 1 मिनट मांगता है और कॉल उठाने के लिए रेस्ट रूम चला जाता है। फोन पर श था उसकी टीम का एक सदस्य। श अजीब तरह से पूछता है, कैप्टन, क्या आपने बहुत सारा महंगा खाना खा लिया? बैक लीसू को तुरंत एहसास हो जाता है कि श की आवाज अजीब लग रही है। वो उसकी बकवास को नजरअंदाज करता है और सीधे पूछता है, क्या हुआ है? सीन निर्माण स्थल पर जाता है जहां शाउन एक कोने में छिपा हुआ है और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ है। वो बैकलीसू को समझाता है, कैप्टन को छोड़कर बाकी सब ने बहुत सारा महंगा खाना खा लिया है। फिर वह कहता है, मैंने थोड़ा ज्यादा खा लिया और मुझे अजीब महसूस हो रहा है। ये उसकी घायल हालत बताने का एक कोड था। ये सुनकर बैक लीसू की आवाज सख्त हो जाती है। वो श को चेतावनी देता है कि वह मजाक ना करे और पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। तब श सच बताता है। वो कहता है कि उन सबको खत्म करने का आदेश मिला है। उन सबको डिस्चार्ज कर दिया गया है, यानी उन्हें नौकरी से निकालकर मारने का ऑर्डर है। वह बताता है कि उस चालाक लोमड़ी सेक्शन चीफ ने उन सबको धोखा दिया है। वह कहता है कि वह सब बहुत लापरवाह थे। बेकलीसू को विश्वास नहीं होता। वह कहता है कि वह कंस्ट्रक्शन साइट पर वापस आ रहा है और श इंतजार करने को कहता है।
तभी श की आवाज घबराहट से भर जाती है। वह चिल्लाता है, कैप्टन जल्दी से भाग जाओ, वो जल्द ही तुम्हें ढूंढने आएंगे। बैकलीसू की आंखें डर से फैल जाती है। वह बार बार श का नाम चिल्लाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। आखिरकार फोन कट जाता है। बैकलीसू समझ जाता है कि हालत बहुत खराब है। इसी बीच रेस्तरां के मुख्य दरवाजे पर एक संदिग्ध शख्स आता है। उसने खास हथियारबंद जूते पहने हुए थे। वही रिसेप्शनिस्ट, संगीत, हमेशा की तरह मेहमान के कपड़ों को देखता है और उनका स्वागत करता है। वह उसे बताने ही वाला होता है कि रेस्तरां आज रिजर्व है और कस्टमर नहीं ले रहा है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, वो शख्स उस पर हमला कर देता है। उसके चाकू पर एक तीखा लिक्विड लगा हुआ था। रिसेप्शनिस्ट जमीन पर गिर जाता है। नैरेटर कहता है उसने बुरे शकुनों के लिए दिन चेक ना करने की कीमत चुकाई। अब इस पूरी पार्टी का मुख्य मेजबान यानी बैकलीसू घेर लिया गया था। लेकिन नैरेटर कहता है बदकिस्मती से उन लोगों ने गलत दुश्मन चुन लिया था। उन लोगों ने बैकलीसू का रास्ता रोक लिया था, ठीक उस जगह पर जहां उसका भाई मौजूद था। एक हमलावर बेहद तेजी से उस पर हमला करता है। उसकी रफ्तार सच में बहुत तेज थी, लेकिन बैकलीस के लिए यह रफ्तार उसकी पहुंच के अंदर ही थी। वह बेहद आसानी से उस हमले से बचता है और पलटकर वार करता है। एक ही बार में वह उस हमलावर को हरा देता है और फिर बड़ी चतुराई से दूसरे हमलावर का चाकू छीन लेता है। नैरेटर कहता है बिना ज्यादा लंबा खींचे एक साफ सुथरा और कुशल जानलेवा वार। यह हमलावर एक कवरिंग मैनर में हमला कर रहे थे, यानी एक के पीछे एक, ताकि निशाने को संभलने का मौका ना मिले। एक आदमी गिरता है तो दूसरा तुरंत उसकी जगह ले लेता है, लेकिन बैकलीसू के लिए वह स्पीड और हमले की रणनीति की हर कमजोरी को अच्छी तरह से जानता था। उसका अगला वार इतना झटके वाला और दर्दनाक था कि हमलावर पल भर के लिए सुन पड़ जाता है। लेकिन बैकलीसू वहीं नहीं रुकता। वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा जो उसे मारना चाहता है। जल्दी ही सारे हमलावर जमीन पर पड़े थे। बैकलीसू एक भयानक भगवान की तरह बाकी बचे हुए लोगों को इतना डरा देता है कि उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो लापरवाही से आगे बढ़े। फिर वह अपनी सेफ्टी फर्स्ट वाली शर्ट उतारता है। बैकलीसू आधिकारिक तौर पर एक बेनाम हत्यारा बन जाता है और उन सबको आगे आने का इशारा करता है। इन हमलावरों को साफ साफ मौत का आदेश मिला था, इसलिए अपने दो साथियों को गिरते देखने के बाद भी वह फिर से हमला करते हैं। बैकलीसू हर चाकू को बेहद आसानी से रोकता है। इससे भी बढ़कर वह बचाव का फायदा उठाकर पलटकर हमला करता है। वो इस घेरे को पूरी तरह से तोड़ देता है। एक चाकू से वे एक ही समय में 3 लोगों को संभाल सकता है, लेकिन वो कुछ गंदी चालों से बच नहीं पाता और उसके कंधे पर एक घाव लग जाता है। किसी ने पीछे से छुपकर चाकू मारने वाला खेल खेला था और वह शख्स जो पीछे से वार कर रहा था। आखिरकार उसने पूरी टीम के बलिदान को नजरअंदाज कर दिया और चला गया। हाँ, ये वही सेक्शन चीफ था। उसका सहायक उसे रिपोर्ट करता है कि कंस्ट्रक्शन साइट साफ हो चुकी है, लेकिन उसे बैकलीसू की हालत की ज्यादा चिंता थी। एक नई स्पेशल ऑपरेशंस टीम की स्क्वाड 1 ऑपरेशन में थी और नतीजे जल्द ही रिपोर्ट किए जाने थे। सेक्शन चीफ अपनी सिगरेट का कश लेता है और बड़बड़ाता है कि स्क्वाड 1 काफी नहीं है। ये खून का प्यासा चाकू है, इसलिए वह एक और स्क्वाड को भेजने का आदेश देता है। उन्हें जरूर मारा जाना चाहिए, कोई भी गवाह नहीं बचना चाहिए। वो कहता है कि लाशें जमा हो सकती है, लेकिन मिशन पूरा होना चाहिए। उन लोगों से निपटने के बाद बैकलीसू पागलों की तरह अपने भाई को ढूंढने जाता है। उसे जमीन पर अपने भाई का चश्मा मिलता है जिसका रंग खून से बदल चुका था। उसका भाई खून से लथपथ चेहरे के साथ उन लोगों से एक सवाल पूछता है। उसने एक हमलावर को पकड़ा हुआ था। वो उनसे पूछता है, इतने खूबसूरत दिन पर तुम्हारे परिवार कहाँ है? क्या वो काम पर है? नैरेटर कहता है कि उसे नहीं पता कि उसके भाई ने उन लोगों को जवाब देने का मौका दिया या नहीं, लेकिन तेज धार वाले ब्लेड ने एक ठंडक पैदा कर दी थी। फिर ताजा खून हवा में फैल जाता है जो उसके भाई के चेहरे पर छिटक जाता है और उसकी धुंधली लाल आंखों के साथ मिल जाता है। अब उसे एहसास होता है कि अगर वह उन्हें मार देगा तो उसे जवाब नहीं मिल पाएगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो अफसोस जताता है कि उन लोगों ने उसके भाई का खाना बर्बाद कर दिया। तभी मारे गए हमलावरों में से एक का रेडियो बजने लगता है। बैक दुकंग उस रेडियो को उठाता है ये सोचकर कि आखिर ये क्या है। रेडियो पर से एक आवाज आती है जो रिपोर्ट कर रही थी, टारगेट बैकलीसू का पता चल गया।
है सिग्नल रुक रुक करा रहा था और आवाज साफ नहीं थी। बैक डकंग इसकी परवाह नहीं करता और पहले अपने हाथों को साफ करता है। वो बड़बड़ाता है कि आजकल तो गुंडे भी ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार रेडियो पर आदेश पूरी तरह साफ सुनाई देता है। टारगेट बैकलीसू तुरंत ढूंढो और खत्म करो। यह आदेश सुनकर बैक डुकम के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वो अपने चेहरे से खून पोंछते हुए बेहद ठंडी और खतरनाक आवाज में पूछता है, तुमने अभी किसको मारने के लिए कहा? यहां पर नैरेटर उसके असली रूप का परिचय देता है। यह है सीईओ बैकडू, क्यों टीएस फाइनेंशियल ग्रुप का सीईओ और साथ ही तहसान एसोसिएशन का बॉस। अब सीन वापस बाइक लीस ऊपर आता है जो अपने भाई को ढूंढ रहा था। उसे रेस्ट रूम के बाहर खून के निशान दिखते हैं और वह घबरा जाता है। वह तेजी से दौड़कर चेक करने जाता है इस उम्मीद में कि उसका भाई ठीक हो, लेकिन उसका भाई बिल्कुल ठीक था, बस थोड़ा चिढ़ा हुआ था। वो अपने छोटे भाई से पूछता है, क्या ये सब तुम्हारे मेहमान हैं? काफी सारे हैं। जल्दी ही दोनों भाई थके हारे एक गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। गाड़ी में बैग द क्यों अपने विचारों को समेटने की कोशिश करता है। वह अपने छोटे भाई से पूछता है कि क्या वह HID का हिस्सा है। सामने बैठा ड्राइवर रियर व्यू मिरर में अपने बॉस को देखता है, ये सोचकर कि वह थोड़ा हैरान लग रहा है। बैक गंग अभी भी इस सच को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वो फिर से पूछता है, तुमने अभी क्या कहा? तुम क्या हो? ड्राइवर तुरंत बॉस की मदद करता है। वह एक हेयर टाई आगे बढ़ाता है और उसे याद दिलाता है, ये HID है। अगर याद रखना मुश्किल है तो इसे इंटेलिजेंस कह सकते हैं। नैरेटर कहता है, ये ड्राइवर काफी अच्छा है। बैक डुकंग अपने बाल बांधता है जिससे उसका खूबसूरत चेहरा साफ दिखता है। फिर वह अपने छोटे भाई से कहता है, तो तुम एक आम सोल्जर नहीं हो बल्कि एक इंटेलिजेंस एजेंट हो। वह आगे कहता है, तो तुम नॉर्थ कोरिया को रोक रहे हो और लोगों को मार भी रहे हो। बैकलीस अपना सर झुका लेता है। अब उसे अपने भाई की असली पहचान को स्वीकार करना था। उसका भाई सिर्फ एक आम गुंडा नहीं था, बल्कि वह तेसन एसोसिएशन का बॉस था, सोल का एक बड़ा गैंगस्टर संगठन। नैरेटर कहता है कि यह सच शब्दों से परे था क्योंकि वह जुड़वा भाई थे। बैक लीसू हमेशा सोचता था कि उसका भाई एक अच्छी जिंदगी जी रहा है। तभी बैक लीसू अपने भाई से कहता है कि वह उसे यहीं उतार दे। इससे उसका भाई उलझन में पड़ जाता है। बैक लीसू समझाता है, आपने जो अभी देखा, अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो आप भी खतरे में पड़ जाएंगे। वो लोग मुझे तब तक ढूंढेंगे जब तक मैं मर नहीं जाता। उसका बड़ा भाई बैक डुकंग ये सुनकर मुस्कुराता है। वो मानता है कि हाँ, वो सच में डरा हुआ है। फिर वह मजाक करता है, अगर ऐसी बात है तो वहीं उतर जाओ। ओ, लेकिन पहले पुलिस स्टेशन के सामने उतरो ताकि उन्हें तुम्हें ढूंढने में आसानी हो। ये सुनकर बैक लीसू को गुस्सा आ जाता है, लेकिन उसका भाई इसकी परवाह नहीं करता और कहता है, हम यहां हैं, उतर जाओ। बैक डू क्यों पहले गाड़ी से उतरता है। बैक लीसू उसके पीछे जाता है और पूछता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। अचानक उसका भाई रुक जाता है और उसका नाम पुकारता है। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, हम देखते हैं कि वो जिस जगह पहुंचे हैं वो कोई खास जगह नहीं थी, बल्कि एक फ्यूनल हॉल थी और वहां उनका दुश्मन पहले से मौजूद था। यहां काफी सारे लोग काले कपड़ों में थे और अंतिम संस्कार के लिए फूलों की तैयारी कर रहे थे। नैरेटर कहता है कि यह किसी मशहूर शख्स का अंतिम संस्कार था, इसलिए यह बेहद शानदार लग रहा था। बैक दुक्यम मुड़ता है और अपने छोटे भाई से लापरवाही से पूछता है, क्या मैं मजाक करता हुआ लग रहा हूं? बैक लीसू अभी भी इस सबसे हैरान था। तभी बैक दुक्यम की सेक्रेटरी आती है। नैरेटर उसकी तारीफ करते हुए कहता है, एक ऐसी सेक्रेटरी जो अंदर और बाहर दोनों तरफ से अच्छी है। वो आकर बताती है कि डायरेक्टर के लिए सब कुछ तैयार है। फिर वह डायरेक्टर को एक अंतिम संस्कार की तस्वीर देती है और कहती है कि उसे उम्मीद है कि अगले 2 घंटों में सब कुछ पूरा हो जाएगा। यहां पर असली प्लान सामने आता है, तो ये है उसके भाई का प्लान। नैरेटर समझाता है, सिर्फ अगर ये छोटा भाई मर जाता है तभी सब कुछ खत्म हो सकता है। इसलिए बैक डुकंग ने बैक लीसू को मरने देने का फैसला किया है। वो तस्वीर अपने हाथों में लेता है जिसमें अब बैक लीसू का चेहरा लगा हुआ था और उस तस्वीर को फूलों से सजी वेदी पर रख दिया जाता है। बैक डुकंग ने यह तरीका अतीत में याकुजा से सीखा था। उसने सुना था कि वह इस तरीके का इस्तेमाल अपने बिजनेस से हाथ धोने या अपनी पहचान बदलने के लिए करते थे। बैक लीसू पूछता है, क्या वह इस पर विश्वास करेंगे? बैक डुकंग जवाब देता है, ऑफ कोर्स वह इस पर शक करेंगे, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है
वो समझाता है, हमारी तेसन एसोसिएशन तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा जानती है। अनगिनत तरह के मेहमान यहाँ आएंगे। वो आगे कहता है कि जब तीसन एसोसिएशन के मुखिया का छोटा भाई मर जाएगा तो बड़े बड़े रुतबे वाले लोग यहाँ अपनी श्रद्धांजलि देने आएंगे। जब वो शोक मनाने वालों को इस तरह देखेंगे तो वो भरोसेमंद गवाह बन जाएंगे। अगर ऐसा है तो क्या वो अब भी शक करेंगे? वो आखिर में कहता है, बिल्कुल नहीं मेरे छोटे भाई, जब तक मैं इस पर विश्वास करता हूं उन्हें भी इस पर विश्वास करना पड़ेगा। अंतिम संस्कार शुरू हुए कुछ घंटे हो चुके थे। तभी एक अनजान गाड़ी आती है, लेकिन नैरेटर कहता है, ज्यादा सही कहूं तो ये अनजान नहीं है। गाड़ी को देखकर तेसन एसोसिएशन के सदस्य गुस्से में आ जाते हैं। वह चिल्लाते हैं, क्या वो यहां मुफ्त का खाना खाने आए हैं? जब उनसे बड़े रुतबे वाले लोग पहले ही बाहर निकल चुके हैं तो वह गाड़ी में क्यों बैठे हैं? गाड़ी के अंदर वही सेक्शन चीफ बैठा था। उसने बैकलीसू और बैक डकन के जुड़वा रिश्ते की जांच की थी। उसे लगा था कि इसके पीछे कोई गहरी बात होगी, लेकिन उसे पता चला कि बैक डुकंग सिर्फ एक गैंगस्टर है। तभी बैक डुकंग का एक आदमी अपना धीरज खो देता है। वह गाड़ी के शीशे पर जोरदार मुक्का मारता है। वह चिल्लाता है, ये ऐसी जगह नहीं है जहां तुम मनमाने ढंग से अपनी गाड़ी पार्क कर सको। गाड़ी के अंदर वह चालाक लोमड़ी सेक्शन चीफ अपने आदमियों को याद दिलाता है, यह जंग के मैदान में जाने से पहले आखिरी मिशन है। वह आदेश देता है, ताबूत खोलो और तस्दीक करो कि बैक लीसू जिंदा है या नहीं। उसके आदमी अपनी टोपी पहनते हैं और गाड़ी से बाहर निकलते हैं। वह टसन एसोसिएशन के आदमियों को घूरते हैं, जिससे वो असहज हो जाते हैं। एक गुंडा उस आदमी का कॉलर पकड़कर पूछता है, तुम यहां ये सस्ती शर्ट पहनकर क्या कर रहे हो? क्या तुम यहां घूमने आए हो? जब दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता तो वह स्पेशल एजेंट अपनी उंगली से उस गुंडे को शांत रहने का इशारा करता है। जब स्पेशल एजेंट कोई जवाब नहीं देता तो गुंडा मजाक उड़ाते हुए अपनी उंगली से उसकी टोपी उठाने की कोशिश करता है ताकि देख सके कि वो गूंगा है या नहीं। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का पड़ता है। मुक्के की रफ्तार इतनी तेज थी कि वहां खड़े लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया। सिर्फ वही आदमी जिसने मुक्का मारा था देख सकता था कि क्या हुआ, और जाहिर है उसने बिल्कुल भी रहम नहीं किया। इस एक ही मुक्के से टीसन एसोसिएशन का वो गुंडा वहीं जमीन पर ढेर हो जाता है। यह देखकर बाकी गुंडे तुरंत सावधान हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये लोग यहां श्रद्धांजलि देने नहीं आए हैं। अंतिम संस्कार में इस तरह हंगामा करने की हिम्मत करने के लिए वो उस कुत्ते को सबक सिखाने का फैसला करते हैं। लेकिन वह स्पेशल एजेंट शांति से खड़ा रहता है और उसके दो साथी और आगे आ जाते हैं। उनकी रफ्तार और हरकतें बेहद साफ सुथरी और प्रोफेशनल आपसी तालमेल वाली थी। उनके हमलों में कोई कमी नहीं थी। उनका हर वार शरीर के कमजोर हिस्सों पर निशाना लगा रहा था। सीधे शब्दों में यह लोग बेहद पेशेवर तरीके से ट्रेन किए गए योद्धा थे। ऐसा लगता है कि आज रात इस अंतिम संस्कार में कुछ लाशें गिरने वाली हैं। उनका विरोध करना उनकी मौत को और तेजी से उनके पास लाएगा। जल्द ही टेसन एसोसिएशन के सारे गुंडे पूरी तरह से हरा दिए जाते हैं। नैरेटर उनकी असली पहचान बताता है। ये एचआईडी के स्पेशल ऑपरेटिव्स थे जो नॉर्थ में काम करते थे और साथ ही हमा के नंबर 2 हत्यारे ग्रुप के सदस्य भी थे। ऊपर से ये सब बैगंग और एक मस्कुलर आदमी देख रहे थे। ये मस्कुलर आदमी अपने हारे हुए आदमियों से कहीं ज्यादा शांत और खतरनाक लग रहा था। ऐसा लगता है कि अब उसके पास आज अपनी वेस्ट उतारने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। वह सीढ़ियां नहीं उतरता है और जाते जाते अपनी जैकेट उतारने लगता है। वह एचआईडी के सदस्यों के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, एक सख्त अंदाज दिखाता है और ऐलान करता है, हमारा तेसन परिवार सिर्फ उन लोगों का स्वागत करता है जिन्हें संदेश मिला हो। उनकी आंखों में घमंड था। उन्हें लग रहा था कि वह बाकी सबसे ज्यादा ताकतवर है, इसलिए इससे पहले कि कोई कुछ और कहता वह मुक्के बरसाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उन्होंने गलत आदमी पर हमला कर दिया था। यह था टीएस फाइनेंशियल ग्रुप की सिक्योरिटी टीम का हेड और साथ ही टाइसन एसोसिएशन के हनमत जिले से जुड़ा हुआ अटल यक्ष इमूवेबल यक्षा हाजिन यंग के नाम से मशहूर। वो उन्हें रुकने और मुड़ने को कहता है, लेकिन पहले उसे उनका एहसान चुकाना था। हाजिन यंग इतनी आसानी से स्पेशल एजेंट का मुक्का रोक लेता है। यह देखकर बाकी एजेंट्स हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो आदमी गिर चुका था। इससे भी बढ़कर यह मस्कुलर आदमी अजीब था।
उसने लापरवाही से एक बड़े आदमी की गर्दन एक हाथ से तोड़ दी और उसके पास अभी भी अपनी आस्तीन ऊपर करने का समय था ताकि वो गंदी ना हो। आखिरकार वह आदमी मुंह से खून निकालते हुए गिर जाता है और हमेशा के लिए लॉग आउट हो जाता है। बाकी एजेंट तुरंत सावधान हो जाते हैं। नंगे हाथों से किसी की हड्डी तोड़ना कोई आम बात नहीं थी, इसलिए उनका लीडर सबको उस अनपढ़ पर हमला करने के लिए चिल्लाता है। लेकिन हाजिन यंग का लेवल एक बिल्कुल अलग ही स्टार पर था। वह इन छोटे मोटे लोगों से बेहद आसानी से निपट लेता है। कुछ देर पहले वह किसी और के अंतिम संस्कार में अपनी ताकत दिखाने आए थे, लेकिन अब हाजिन यंग ने पलट कर वार किया, उसे कुत्ता गुंडा कहते हुए। 2-1 के खिलाफ वह उसे मारने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उन्हें एक जोरदार वॉर से मारा जाता है। हाँ, जिन यंग उनकी तरफ देखता है, लेकिन जब एक अंडा एक पत्थर से टकराता है तो अंजाम वही होता है जो होना था। उनके हमले का उस पर कोई असर नहीं होता, लेकिन हाजिन यंग पर इस हमले का कोई असर नहीं होता। वो शांति से उन्हें घूरता है। यहां नरेटर एक कहावत का इस्तेमाल करता है, लेकिन जब एक अंडा एक पत्थर से टकराता है तो अंडा ही टूटता है। इसका साफ मतलब था कि इन एजेंट्स की ताकत हाजिन यंग के सामने ना के बराबर थी। यह देखकर हमला करने वाले एजेंट को विश्वास नहीं होता। उस आदमी को विश्वास नहीं हो रहा था और वो मुक्के मारता रहा, यह दुआ करते हुए कि ये कुत्ता गिर जाए। लेकिन उसके मुक्कों का हाजिन यंग पर कोई असर नहीं होता। अब हाँ, जिन यंग की बारी थी। इतने सारे मुक्के देने के बाद उसे बदले में कुछ तो मिलना ही था। हाँ, जिन यंग एक ही भयानक मुक्के से जवाब देता है। मुक्का इतना ताकतवर था कि वह स्पेशल एजेंट हवा में उड़ता है और उसका सर जमीन से जा टकराता है और सिर्फ एक ही वार से वो बड़बोला इंसान सर के बल जमीन में गड़ गया। हाँ, जिन यंग अभी भी दूसरे एजेंट को उसकी गर्दन से पकड़े हुए था। वह एजेंट घबराहट में हाजिन यंग की गर्दन पर हमला करने की कोशिश करता है और उसे चोक होल्ड में लेने के लिए उसके पैर पर अपना पैर मारता है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार जाती हैं। नैरेटर कहता है, ट्रेनिंग में सीखी हुई हर चीज काम नहीं आती। हाँ, जिन यंग उसे आसानी से उठाता है और कचरे के एक बैग की तरह जमीन पर पटक देता है। इससे पहले कि वह एजेंट संभल पाता, हाजिन यंग उस पर जोरदार मुक्कों की बरसात कर देता है। उसने अपने दुश्मनों को सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। आखिर यह मुक्का इतना जोरदार था कि उस एजेंट के मुंह से खून निकल जाता है। नैरेटर मजाक उड़ाते हुए कहता है, जबड़े से जबड़ा। प्यार और स्नेह ये इसलिए था ताकि वह एक साथ लॉग आउट हो सके और अगले जन्म में एक दूसरे से मिल सके। लॉग आउट होने का मतलब था हमेशा के लिए खत्म हो जाना। आखिर में सारे स्पेशल एजेंट्स जमीन पर बेहोश पड़े थे। यह सब देखकर गाड़ी में बैठा सेक्शन चीफ जंग बेहद गुस्से में था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सारे आदमी बेकार साबित हुए। उसने खुद इस मामले को संभालने का फैसला किया, क्योंकि इनमें से कोई भी काम का नहीं था। वो ये खुद करेगा। उसका मकसद साफ था, ताबूत खोलकर यह तस्दीक करना कि बैक लीसू जिंदा है या नहीं। वो अपनी गाड़ी से उतरता है, अपनी जैकेट के बटन बंद करता है और बेहद विनम्रता से हाथ जिन यंग के पास जाता है। वह माफी मांगने का नाटक करता है और कहता है कि शायद कोई गलतफहमी हो गई है। फिर वो अपनी आईडी कार्ड दिखाता है और अपना परिचय देता है। वह कहता है कि वह बैक लीसू का सुपीरियर है और वो यहां सिर्फ शोक जताने आया था। वो झूठ बोलता है कि उसकी बैक लीसू से सिर्फ एक बार मुलाकात हुई थी, जिस वजह से शायद ये गलतफहमी हुई है। हाजिन यंग कोई जवाब नहीं देता। इस जगह पर बोलने का हक सिर्फ एक ही इंसान को था, उनका लीडर। वो ऊपर सीढ़ियों पर खड़े बैक दुकंग की तरफ निर्देश के लिए देखता है। बैक दुकंग शांति से सर हिलाकर इजाजत दे देता है। तभी हाजिन यंग अपना मुंह खोलता है और सेक्शन चीफ को अपने साथ आने का इशारा करता है। आखिरकार सेक्शन चीफ को अंतिम संस्कार की वेदी तक जाने का मौका मिलता है। वो धूप जलाता है और बैक लीसू की तस्वीर के सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन उसके दिमाग में शोक नहीं बल्कि सिर्फ सवाल थे। वह सोच रहा था कि क्या बैक लीसू सच में मर गया है और उसके भाई बैक दुकंग को आखिर कितना पता है। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है। हम देखते हैं कि इससे पहले बैक लीसू ने अपने भाई को सब कुछ सच सच बता दिया था, सेक्शन चीफ के धोखे के बारे में और इस पूरी साजिश के बारे में। बैक डकंग अपने छोटे भाई से पूछता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे बस मरने का नाटक करते रहना चाहिए? बैक लीसू जवाब देता है कि सेक्शन चीफ को चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं है।
तब बैक डुकियन कहता है ठीक है, तो मैं उसे थोड़ा सूप पिलाकर यहां से भगा दूंगा। लेकिन बेक लीसू के पास एक बेहतर प्लान था। वह कहता है कि वह सीधे सेक्शन चीफ जांग का सामना करेगा। सीन वापस वर्तमान में आता है। बेक दुको, जो शोक मनाने वाले कपड़ों में था, खूलों की दीवार के पीछे से एक तेज धार वाला चाकू निकालता है। खूलों की दीवार के पीछे से बेकलीसू एक तेज धार वाला चाकू निकालता है। नैरेटर कहता है कि यह चाकू एक खूल की तरह मीठा था। वह सेक्शन चीफ जंग का नाम पुकारता है। यह आवाज सुनकर सेक्शन चीफ चौंक जाता है और मुड़ता है। अब दोनों आमने सामने थे। बैकलीसू, जो अपने भाई का भेष बदले हुए था, आखिरकार उससे बात करने के लिए तैयार था। वह ठंडी आवाज में पूछता है, क्या तुम जानते हो ये क्या है? उसकी आवाज इतनी खतरनाक थी कि सेक्शन चीफ डर से कांप जाता है। बैकलीसू उसे चेतावनी देता है, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। यह मुझे मेरे भाई की लाश से मिला है। इसके बारे में ठीक से समझाओ, वरना तुम्हारी लाश भी मेरे भाई के साथ यहीं पड़ी होगी। तो मेरे भाई को किसने मारा? यह सवाल सुनकर सेक्शन चीफ के दिमाग में सब कुछ साफ हो जाता है। उसका शक अब यकीन में बदल जाता है कि बैक लीसू सच में मर चुका है। वह सोचता है अगर ऐसा है तो मुझे बस इस गुंडे को धोखा देना है। इसलिए वो झूठ बोलना शुरू करता है। वो मुख्य शोक मनाने वाले से शांत होने को कहता है और बताता है असल में वो एक राष्ट्रीय मिशन पूरा करते हुए गुजर गए, लेकिन यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन जैसे ही वह अपनी बात पूरी करता है, बेक लीसू उसे पेट में एक जोरदार मुक्का मारता है। मुक्का इतना ताकतवर था कि उसका दर्द उसकी नाभि तक पहुंच जाता है और उसकी नाक से खून बहने लगता है। ऐसा लगता है जैसे उसकी नाक टूट गई हो। बैकलीसू उसे गाली देता है क्योंकि उसे इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं सुननी थी। उसे बस एक जवाब चाहिए था, मेरे भाई को किसने मारा? सेक्शन चीफ को लगता है कि वह उसे फिर से मारेगा, इसलिए वह बचाव में अपना हाथ उठा लेता है। लेकिन इससे पहले कि बैक लीसू कुछ कर पाता, उसे बैक दुकंग की सेक्रेटरी रोक लेती है। साथ ही जिन यंग भी वहां मौजूद था। वह सेक्शन चीफ को वहां से निकल जाने की सलाह देता है, लेकिन बैक लीसू का खून खल रहा था। वो अपना आपा खो बैठा था और चिल्ला रहा था कि सेक्शन चीफ वहीं रुके। नैरेटर कहता है सिर्फ एक बेवकूफ ही इतने पैसों के लिए यहां रुकेगा। सेक्शन चीफ तुरंत वहां से भाग जाता है। यह देखकर असली बैक दुकंग, जो अभी तक छिपा हुआ था, बेहद गुस्से में आ जाता है। वह भी वही सवाल चिल्लाता है, मेरे भाई को किसने मारा? सीन बदलता है। अब हम बैक दुकंग के आलीशान ऑफिस जी घर में हैं। वो अपनी सेक्रेटरी से पूछता है कि क्या उसके भाई का गुस्सा उसके जैसा ही था। सेक्रेटरी उसके लहजे को ठीक करती है, जबकि बैक लीसू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रहे हैं। असली बैक दुकंग कॉफी का कप पकड़े अपने छोटे भाई के पास बैठता है और उसकी तारीफ करता है, तुम सच में बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हो। वो बताता है कि इंटेलिजेंस एजेंट्स को भेष बदलने और घुसपैठ करने के लिए एक्टिंग सीखनी पड़ती है। बैकलीसू कुछ नहीं कहता, लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि उन्हें कुछ समय मिल गया था। उसे यकीन था कि सेक्शन चीफ वापस आएगा, इसलिए बैकअप दुकंग अपने आदमियों को सेक्शन चीफ का पीछा करने और उस पर एक ट्रैकर लगाने का आदेश देता है। फिर वह अपने छोटे भाई को अपनी कंपनी में शामिल होने का ऑफर देता है, लेकिन बैक लीसू मना कर देता है। वो कहता है कि वो पूरी जिंदगी यहां छिप नहीं सकता। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ता है, वो अपने भाई के सवाल का जवाब देता है। वो कहता है, आपने मुझसे पूछा था कि क्या मैं अपने ही अंतिम संस्कार में एक्टिंग कर रहा था। वो एक्टिंग नहीं थी, मैं सच में उसे मारना चाहता था। ये सुनकर बैक दुकियम के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वो समझ जाता है कि उसके भाई का गुस्सा बिल्कुल असली था। वो कहता है, तो इसलिए तुम यहां हो, तुम उसके साथ मामला सुलझाने जा रहे हो। वह अपने भाई को समझाता है कि वह सब कुछ समझ गया है और अब उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। भाई को समझाने की कोशिश करता है, मैं जानता हूं तुम क्या कहने वाले हो, मैं समझता हूं, लेकिन कुछ मत करना। क्या तुम मेरे साथ यहां नहीं रुक सकते? तुम अभी भी जिंदा हो। लेकिन बैक लीसू अपने भाई की सलाह को बीच में ही काटता है और एक सीधा और सच्चा सवाल पूछता है, आप चाहते हैं कि मैं यहां रहूं और आपके साथ एक गैंगस्टर बनूं? यह सुनकर बैक दुखियों का मूड खराब हो जाता है। वो मानता है, अगर मुझे मानना ही है तो हाँ, ये सच है कि हम गैंगस्टर हैं। वैसे भी तुम और मैं, हम दोनों ही गंदे काम करने वाले लोग हैं।
आखिर में बैक लीसू अपने भाई की मदद और उसके प्रस्ताव को ठुकरा देता है। वह बिना पीछे मुड़े वहां से चला जाता है। बैक लीसू की इस जिद से बैकडू क्यों के सर में दर्द हो जाता है। वह परेशान होकर कहता है, ये इतना बेवकूफ है, हो ही नहीं सकता कि ये मेरा जुड़वा भाई हो। इसलिए वह जिनंग को आदेश देता है कि वो कुछ आदमियों को अपने साथ ले जाए ताकि वो बैकलीसू कोई गड़बड़ ना कर सके और उसकी रक्षा कर सके। सीन बदलता है। बैकलीसू हुडी पहने एक सुनसान सड़क पर अकेले खड़ा था। नैरेटर कहता है उस समय सड़क पर कोई नहीं था, सिर्फ बैकलीसू और एक और शख्स जो छिपा हुआ था। यह हाजिन यंग था। बैकलीसू सीधे पूछता है, क्या तुम सच में इसी तरह मेरा पीछा करते रहोगे? हाँ, जिन यंग बेहद पक्के इरादे से जवाब देता है। यह डायरेक्टर का आदेश है, इसलिए सिर्फ मैं नहीं बल्कि मेरे अधीन काम करने वालों का पूरा ग्रुप है। जब ये दोनों बात कर रहे थे, उन्होंने दूर से उन पर नजर रख रहे किसी शख्स को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसी समय सेक्शन चीफ जंग एयरपोर्ट पर था और उसे फोन पर एक रिपोर्ट मिल रही थी। अब जब वो शांत था तो उसे अंतिम संस्कार में उस शोक मनाने वाले का गुस्से वाला चेहरा याद आता है। उसे यकीन हो जाता है कि उस आदमी ने उसे कातिल के रूप में पहचान लिया था। वह समझ जाता है कि बैकडुक्यो कुछ जानता है। वह सोचता है कि अगर ऐसा है तो उसे वही करना चाहिए जो जरूरी है। तभी उसके पीछे एक परछाई दिखाई देती है। एक हाथ उसके कंधे पर आता है और एक आवाज उसके कान में फुसफुसाती है, पीछे मत मुड़ना। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी जिंदा रहे? सेक्शन चीफ थोड़ा शांत होता है और उस शख्स के आदेश का पालन करते हुए पूछता है, तुम क्या करने वाले हो? मैंने तुम्हारे आदेशों का पालन किया है। पीछे से आवाजें आती है, लेकिन यही वह चाहती है। और यहाँ एक भयानक ट्विस्ट आता है। हैरत की बात यह थी कि उसके पिता को धमकाने वाली ये शख्स कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी थी। वो अपनी बेटी को एयरपोर्ट से लेने आया था। उसकी बेटी शिकायत करती है कि प्लेन की सीटें कितनी कठोर थी। सेक्शन चीफ माफी मांगने और अगली बार बेहतर सीटें चुनने का वादा करने के अलावा कुछ नहीं कह पाता। उसकी बेटी उसके गले लग जाती है और कहती है, सबसे बढ़कर मैंने आपको बहुत याद किया। वो अपने पिता से वादा लेती है कि अगली बार वो प्लेन को इशारा करके उसे तेजी से उड़ा देंगे। उसकी बेटी अपने पिता की बहुत प्रशंसा करती है। वो पूछती है, क्या ये एक इंटेलिजेंस एजेंट की ताकत है? वो मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मेरी बेटी, तुम्हारे पिता बस एक ऑफिस में काम करते हैं। मैं वह इंसान हूं जो डॉक्यूमेंट्स को आयोजित करता है। उसकी बेटी सोचती है, क्या पापा को लड़ना पड़ता है? सेक्शन चीफ के चेहरे पर अभी भी वही शांत मुस्कान थी। वो कहता है, लड़ाई मैंने वो कभी नहीं की। उसी समय बैकडुकंग को एहसास होता है कि उसकी सिगरेट्स खत्म हो गई है। वो अपनी सेक्रेटरी को कुछ और लाने के लिए कहता है। वह आदेश स्वीकार करती है और कहती है कि वह नीचे किसी को भेज देगी। लेकिन बैकडुकंग चिढ़कर कहता है, मुझे तुम्हारे साथ यहां रहना है। वो बड़बड़ाता है, मां मुझे जाने दो, मैं बस थोड़ी सांस लेना चाहता हूं। यहां रहना जेल में रहने से अलग नहीं है। लेकिन सुआ बेहद सख्ती से कहती है, नहीं, मतलब नहीं। वो उसे याद दिलाती है, चीफ हाँ, पहले ही आपके भाई की रक्षा करने के लिए लोगों को ले जा चुके हैं। अब यहां सिर्फ डायरेक्टर है। अगर आप बाहर जाएंगे तो ये बहुत खतरनाक होगा। बैकडुकंग पूछता है, तो अगर मेरी रक्षा करने के लिए कोई नहीं है तो मैं नहीं जा सकता। सुआ इस बात पर सहमति जताती है। ये सुनकर बैकडुकंग के चेहरे पर एक चालाक और शैतानी मुस्कान आ जाती है। वह कहता है, अगर ऐसा है तो चलो इसे इस तरह करते हैं। अगले ही पल हम देखते हैं कि लिफ्ट 77वीं मंजिल से नीचे जा रही है। पता चलता है कि उसकी चाल ये थी कि वह अपनी सेक्रेटरी को अपने साथ ले जाएगा ताकि वह आराम से घूम सके। लिफ्ट में उसके साथ उसके बॉडीगार्ड्स भी थे। उसके खूबसूरत चेहरे को देखकर सुआ का चेहरा लाल हो जाता है और वो हकलाने लगती है। बैकडुकंग यही नहीं रुकता। वो अपने आदमियों से कहता है, ये तुम्हारी बड़ी बहन है तो हेलो बोलो। उसके गुंडे भी उसे छेड़ने लगते हैं और पूछते हैं, हमारी बड़ी बहन दिन अब दिन और खूबसूरत होती जा रही है ना? वो सब सहमति जताते हैं। लेकिन इस मस्ती के बीच बैकडुक का चेहरा अचानक गंभीर हो जाता है। वह एक गुंडे से पूछता है, सब सुआ को बहन बुलाते हैं, तो तुम कौन हो? क्या तुम चीफ जंग के आदमी हो? यह सुनकर उस गुंडे के चेहरे के भाव तुरंत बदल जाते हैं। वह ऐसे दिखाने की कोशिश करता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। लेकिन अगले ही सेकंड वह गुंडा एक तेज धार वाला चाकू निकालकर हमला कर देता है।
हमला जानलेवा था, लेकिन बैक दू क्यूंग के लिए ये एक मच्छर के काटने जैसा था। लेकिन अब उसे एहसास हो गया था कि ये लोग चाकू से खेल रहे हैं और उसके पास कोई हथियार नहीं था। इसलिए वह सुआ से पूछता है कि क्या उसके पास एक और चाकू है। दोनों गुंडों पर नजर रखते हुए सुआ उसे बताती है कि चाकू उसकी स्कर्ट में है। बैक दू क्यों उन दुश्मनों से अपनी नजर हटाए बिना सुआ से उसकी जांग से चाकू निकालने की इजाजत मांगता है। जैसे ही वह चाकू निकालता है, वो गुंडा उसे सांस लेने का मौका नहीं देता। एक तेज चाकू हवा में उड़ता हुआ आता है। बैक दुकंग अपने हाथ का इस्तेमाल करके उसके वार की दिशा बदल देता है। फिर वह बचाव करते हुए पलटकर हमला करता है। लेकिन तभी वह घूरता है और सोचता है, देखो देखो, इस आदमी ने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। उसने प्रोटेक्टिव गियर पहना हुआ था। गुंडा इस बात से हैरान था कि बैक दुकंग का चाकू इतना तेज था कि वह प्रोटेक्शन गियर को काट सकता था। इसलिए वह और भी तेजी से हमला करता है। बैक दुकंग उसके वार से बचता है और उसे जोरदार मुक्का मारकर लिफ्ट की दीवार से टकरा देता है। लेकिन दूसरी तरफ हालत ठीक नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि सुहा को चाकू लगने ही वाला है। तभी एक मजबूत कंधा उस चाकू का स्वागत करता है। हाँ, बैक दुकंग ने सुआ को बचाने के लिए खुद को आगे कर दिया था। इस हालत में भी बैक दुकंग हंसता है और पुरानी यादों में खो जाता है। काफी समय हो गया है, मैंने चाकू खाने का स्वाद नहीं चखा। असलियत में वो समझ गया था कि ये गुंडे जानबूझकर सुआ को निशाना बना रहे थे ताकि वो कमजोर पड़ जाए। अगर चीजें ऐसी ही चलती रही तो सुआ खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए बैक दुकंग अब और ज्यादा गंभीर हो जाता है। वो तुरंत उस गुंडे की बाह तोड़ देता है। दूसरा गुंडा स्वाहा की तरफ लपकता है, लेकिन बैक दुकंग बेहद तेजी से और जोरदार तरीके से प्रतिक्रिया देता है। वह चाकू के खिलाफ पलटकर वार करता है। इस वार से दूसरे गुंडे का चाकू हाथ से छूट जाता है और पहले वाले गुंडे की बाह टूट जाती है। लेकिन टूटी हुई बाह के बावजूद वह अभी भी रेंगते हुए चाकू उठाने की कोशिश करता है। लेकिन सुआ उससे एक कदम आगे थी। वह तुरंत उस चाकू को लात मारकर दूर कर देती है। अब बैक दुकंग और सुआ पीठ से पीठ सटाए खड़े थे। बैक दुकंग उस आदमी से लड़ रहा था, जबकि सुआ उसकी पीठ की रक्षा कर रही थी। उस गुंडे का चाकू उसके हाथ से छिन जाता है, जिससे वो पल भर के लिए घबरा जाता है। लेकिन उस गुंडे के पास उसकी पीठ के पीछे एक और चाकू छिपा हुआ था। वह उस चाकू को निकालकर वार करने ही वाला होता है जब बेक दूंग के हाथ बंधे हुए थे। लेकिन नैरेटर कहता है ये कुत्ते गलत आदमी से पंगा ले रहे थे। बैक दुकंग दोनों चाकुओं को अपने नियंत्रण में कर लेता है। उसके चेहरे पर एक काली मुस्कान आती है और उसका गुस्सा बढ़ने लगता है। वो कहता है, मैं दोनों हाथ फैलाए तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। कुत्ते वो गुंडा माफी मांगना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इसी बीच लिफ्ट बाहर से बिल्कुल आम लग रही थी। लेकिन जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, बैक दुकंग अपने आदमियों पर चिल्लाता है, तुम लोग किस तरह का काम कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि लिफ्ट में कुछ गड़बड़ है। उसके आदमी उसके कंधे से खून बहता देखकर हंगामा करने लगते हैं, जिससे उसके सर में दर्द होने लगता है। वो कहता है कि वह तो बस एक सिगरेट पीना चाहता था, लेकिन ये इतना मुश्किल क्यों है? लेकिन इसके बाद जो होता है वो सबको हैरान कर देता है। लेकिन किसने सोचा होगा कि जिस आदमी को धोखा दिया गया था, उसे उसी पल चाकू मार दिया जाएगा। बैक दुकंग के अपने ही एक आदमी ने, जिसे वह अपना समझ रहा था, उसके पेट में चाकू घोंप दिया था। पता चलता है कि वह एक आंतरिक जासूस था। यह देखकर सुहा चौंक जाती है और कुछ बोल नहीं पाती, क्योंकि वह चेहरा जाना पहचाना था। लेकिन इसके विपरीत बैक दुकंग उस आदमी का चेहरा पकड़ लेता है। वह गुर्राते हुए अपने पेट में घुसा चाकू पकड़ता है और कहता है, मैंने सिगरेट मांगी थी, लेकिन यह बहुत बड़ी है और भारी महसूस हो रही है। वह थोड़ा जोर लगाता है, जिससे उस आदमी के चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं और उसकी चमड़ी के नीचे एक अलग ही चेहरा सामने आता है। वो एक मास्क पहने हुए था। ठंडी आंखों से वो कहता है, डायरेक्टर, इसे बाहर मत निकालो, मैंने खास तुम्हारे लिए एक बड़ा वाला तैयार किया है। बाइक दुकंग गुस्से में उस चाकू को बाहर फेंक देता है, जिससे वो आदमी दूरी बना लेता है। वो अपने हाथ में एक स्विच ब्लेड को बड़ी कुशलता से घुमाता है। उसका नकली चेहरा अभी भी उसके सर पर था। उसे इतना आत्मविश्वास में देखकर बैक दुक्यंग अपने आदमियों से कहता है, मुझे सिगरेट मत दो, मुझे एक चाकू दो। एक आदमी चाहता था कि वह दोनों पीछे हट जाए ताकि वह इससे निपट सके, लेकिन बैक दुकंग बेहद सख्त था।
मैंने कहा इसे मुझे दो, बस वहीं दौड़कर मत जाओ। वह चाकू लेता है और निर्देश देता है सुआ को यहां से ले जाओ, उसकी रक्षा करो। सुआ रुकना चाहती थी लेकिन उसे जबरदस्ती वहां से ले जाया जाता है। बैक दुकंग आदेश देता है अनजान लोगों के लिए दरवाजा मत खोलना। लिफ्ट का दरवाजा बंद होने के बाद वह भी 2 मंजिल पर थे और अब बैक दुक्यंग का असली शो शुरू होने वाला था। बैक दुक्यंग अपनी खून से सनी शर्ट में खड़ा था और उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। नैरेटर कहता है और अब उसका शो शुरू होने वाला था। बैक दुकंग उस जासूस को छेड़ते हुए कहता है, क्या करे, मैंने तो तुम्हारा लकी नंबर पहले ही गेस कर लिया है, अब और बकवास मत करो। ये सुनकर वह जासूस आखिरकार अपने चेहरे से वो नकली मास्क पूरी तरह से हटा देता है। उसके नीचे से एक बिल्कुल अलग चेहरा सामने आता है, चांदी जैसे सफेद सुनहरे बाल और सांप जैसी शैतानी आंखें। यहां पर नैरेटर उसकी असली पहचान बताता है। ये आदमी HID की स्पेशल फोर्सेस से था। वह उस परछाइयों में छिपी हुई हथियारों की टीम का एक मुख्य सदस्य था जिसका उपनाम था फैंटम। फैंटम शिकायत भरे लहजे में कहता है कि बैक दुक्यंग बहुत ज्यादा बोलता है। यह देखकर कि इस आदमी को उसके गैंगस्टर होने के बारे में पता है, बैक दुकंग थोड़ा हैरान हो जाता है। वो सीधे सवाल करता है, क्या तुमने मेरे भाई को मारा? लेकिन नैरेटर बताता है कि यह असल में समय खरीदने की एक चाल थी ताकि वह अपने पेट में लगे घाव को देख सके। उसे एहसास होता है कि घाव काफी गहरा है, इसलिए उसे इस लड़ाई को जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा। फैंटम उसके सवाल का जवाब एक ताने के साथ देता है, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं भी वही करना चाहता। यह कहते ही वह अपने दोनों हाथों में 2 स्विच प्लेट चाकू लिए हमला कर देता है। हमला करते हुए वह पूछता है, क्या वो गुंडा बैक लीसू सच में मर गया? बैक दुकंग गुस्से में जवाब देता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम लोगों को इस काम के लिए बहुत सारे पैसे दिए गए थे, है ना? फैंटम सवाल बदल देता है, बैक लीसू कहाँ है? यह सुनकर बैक दुक गुस्सा बढ़ जाता है। वो उसके कान में घुसकर चिल्लाता है, क्या तुम बहरे हो? क्या तुम्हें साफ सुनाई नहीं देता? सीन बदलता है। जब ये दोनों लड़ रहे थे तभी शहर की सड़कों पर बैक दुकंग का सबसे अच्छा बॉडीगार्ड हाजिन यंग उसके भाई बैक लीसू की रक्षा करने के लिए उसके पीछे चल रहा था। लेकिन उनके पीछे एक और संदिग्ध शख्स था जो उनका पीछा कर रहा था। बैक लीसू और हाजिन यंग आदि दूर जाकर एक बंद गली में मुड़ जाते हैं। वह पीछा करने वाला उन्हें खोने के डर से तुरंत उनके पीछे भागता है, लेकिन उस बंद गली में उसके लिए एक अनजान मुक्का इंतजार कर रहा था। हाँ, जिन यंग की मुट्ठी बेहद ताकतवर थी। उसके मुक्के से हवा में एक धमाका होता है। एक कर की आवाज साफ सुनाई देती है जो इस बात का सबूत थी कि पीछा करने वाले की एक हड्डी टूट चुकी है। तभी बैक लीसू सामने आता है। वो उस घायल आदमी से पूछता है, क्या चीफ जंग ने तुम्हें मेरा पीछा करने के लिए कहा था? उसने तुम्हें ये चेक करने के लिए कहा था कि मैं जिंदा हूं या मर गया, है ना? वो पीछा करने वाला दर्द में जवाब देता है, हाँ, यही सच है, जैसा कि उम्मीद थी। बैक लीसू को मारना इतना आसान नहीं था। उस आदमी की आवाज और लहजा सुनकर बैक लीसू चौंक जाता है। आखिरकार वह पीछा करने वाला अपने सर से हुड हटाता है। वह कोई और नहीं बल्कि उसकी टीम का सदस्य लीश था। संगीत और शन कहता है, काफी समय हो गया कैप्टन। आज जिन यंग बीच में बोलता है और बैक लीसू से पूछता है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? इस मौके का फायदा उठाकर शन नाटक करते हुए चिल्लाता है, क्या ये अंकल इसकी जिम्मेदारी लेंगे? इस हाथ को देखो, ये टूट गया है। शकी इस बकवास को नजरअंदाज करते हुए बैक लीसू उसे गले लगा लेता है। वो माफी मांगते हुए कहता है, मुझे उस समय तुम सबके साथ होना चाहिए था। मैं अकेला ही जिंदा बच गया हूं। मुझे सच में माफ कर दो। उन 2 त्यागे हुए लोगों के बीच एक चुप्पी छा जाती है जो अभी अभी मौत से बचकर निकले थे। श अपने कैप्टन का मन हल्का करने के लिए मुस्कुराता है। वो कहता है, जिंदा रहना अच्छी बात है, आप भी और कैप्टन भी। फिर वह कहता है, अगली बार जब हम कुछ अच्छा खाने जाएंगे तो आपको मुझे साथ ले जाना पड़ेगा, आप अमीरजादे। ये कहते ही शाह अपनी बाहों को मलने लगता है जहां उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। हाँ, जिन यंग ये देखकर उस पर चिल्लाता है, बस करो भाई, रहने दो। फिर वो बैक लीसू की तरफ मुड़कर पूछता है, आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं, आप राजकुमार? तभी बैक लीसू को याद आता है और वो अपने छोटे भाई से पूछता है कि उसे चोट कहाँ लगी है। इसका जिक्र आते ही श कुछ कहना नहीं चाहता।
वॉइस ओवर बताता है कि उसके पेट में एक छेद हो गया था और अभी अभी उसकी बाह भी टूट गई थी। श मन ही मन सोचता है, आखिर वह आदमी कितना ताकतवर है, क्या वो गोजला है? तभी वह हाथ जिन्यंग के चेहरे की तरफ देखता है जिसके भाव अचानक बदल गए थे। शाउन सोचता है, लेकिन इस अंकल का चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बहुत भयानक हो गया हो, और सच में कुछ भयानक हुआ था। नैरेटर बताता है, ज्यादा सही कहूं तो तेसन एसोसिएशन के बेस पर हमला हो गया है। सीन बदलता है और हम बैकक दुकंग को उसके दुश्मन फैंटम से लड़ते हुए देखते हैं। उनका दुश्मन एक बेहद खतरनाक योद्धा था। उसका हर वार एक जानलेवा वार था, लेकिन बैक दुकंग भी कोई कमजोर नहीं था। वह उसके हमलों का जवाब दे सकता था और उस आदमी को परेशान कर सकता था। फैंटम लगातार एक के बाद एक हमले करता जा रहा था। इससे भी बढ़कर वह बैक दुक्यंग को उकसा रहा था। जब मामला गंभीर हो तो ऐसे ही लड़ना पड़ता है, लेकिन असलियत में बैक दुक्यंग अपनी सीमा तक पहुंच रहा था। जितनी देर ये लड़ाई चलती उसके लिए उतना ही बुरा होता। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। दूसरा आदमी जो भी कह रहा था उसे नजरअंदाज करते हुए बैक दुकंग हमला करना जारी रखता है, लेकिन इस बार वह एक चाल में फंस जाता है। फैंटम एक पतली ना दिखने वाली तार का इस्तेमाल करके उसकी हमला करने वाली बाह को काबू में कर लेता है। फैंटम को मानना पड़ता है कि इस गुंडे से निपटना मुश्किल है। वह उस तार का इस्तेमाल करके चाकू को ऊपर की तरफ घुमाता है, जिससे बैक दुकंग के सीने पर एक गहरा घाव बन जाता है। संगीत। इस हमले से बैक दुकंग का चाकू उसके हाथ से गिर जाता है। फैंटम उसकी ताकत की तारीफ करते हुए कहता है कि वह सच में माहिरों का माहिर है। फिर वो वही सवाल पूछता है, बैकलीसू कहाँ है? बैक दुकंग इस सवाल का जवाब नहीं देता, बल्कि एक अजीब और उलझन भरा सवाल पूछता है, क्या तुम अक्सर सुनते हो कि लोग तुम पर विश्वास नहीं करते? फैंटम समझ नहीं पाता कि वह क्या कर रहा है। तभी बैक दुक्यम अपने बालों को खोल देता है और फिर अपने ही चाकू से अपने लंबे बाल काट देता है। उसके बाल जमीन पर गिरते हैं और जब वह अपना चेहरा उठाता है तो वह एक नए रूप में था, छोटे बालों के साथ। वो ऐलान करता है, मैं बैक लीसू हूं। यह सुनकर फैंटम पल भर के लिए सुन्न पड़ जाता है। उसे अपने अस्तित्व पर ही शक होने लगता है। वो सोचता है ऐसा हो ही नहीं सकता। इसी हिचकिचाहट के पल का फायदा उठाकर बैक दुकंग, जो अब लीसू बन चुका था, हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन अब फैंटम ज्यादा सावधान था। वह सोचता है बैकलीसू इतना अनाड़ी कभी नहीं हो सकता। वो कहता है, अब इस खेल को खत्म करते हैं गुंडे। फैंटम वही चाल दोबारा इस्तेमाल करता है, ना दिखने वाली तार और एक स्विच ब्लेड चाकू। लेकिन बैक दुकंग इसके लिए तैयार था। वह इस बार इस चाल में नहीं फंसने वाला था। उसने जो अपने बाल काटे थे वो पहले उसे परेशान कर रहे थे, लेकिन अब कोई मौका नहीं था। उसके कटे हुए बाल उस तार में फंस जाते हैं या फैंटम का ध्यान भटका देते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर बैक दुक्यंग उसके चेहरे पर एक जोरदार वार करता है। फैंटम की नाक पर एक गहरा घाव लगता है, जिससे उसे बेहद दर्द होता है। बैक दुक्यंग उसे चुनौती देता है, उठो और लड़ते रहो। फैंटम बेइज्जती से पागल होकर गाली देते हुए उस पर हमला करने के लिए उछलता है। तुम फटे हाल गुंडे, लेकिन अपना गुस्सा खो देना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसने एक कमजोरी दिखा दी। बैक दुकंग तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है और लड़ाई का रुख पूरी तरह से पलट जाता है। गुस्से में फैंटम ने अपना संतुलन खो दिया था। बैक दुकंग ने इस कमजोरी का फायदा उठाया। उसका हाथ पकड़ लिया गया था और बैक दुकंग उसके पहलू पर एक और वार करता है। इस पल फैंटम दूसरी बार अपने अस्तित्व पर ही शक करने लगता है, क्योंकि ये चाकू चलाने की तकनीक बहुत ज्यादा जानी पहचानी थी। वो सोचता है, क्या बेक लीसू यहां है? उसे इस बात पर विश्वास नहीं होता। अपने इस शक को झुठलाने के लिए वह लगातार हमला करता है। बदले में बैक दुकंग अपने छोटे भाई बैक लीसू के लड़ाई के स्टाइल की नकल करता है। एक हाथ से हमला, एक हाथ से बचाव। अब फैंटम पूरी तरह से हावी हो चुका था। उसके अपने ही स्विच ब्लेड चाकू से उसके कंधे की चमड़ी उधेड़ दी जाती है, जिससे उसे दिल दहलाने वाला दर्द होता है। बैक दुक्योंग यही नहीं रुकता, वो आगे बढ़ता है। फैंटम बेहद उम्मीद के साथ उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करता है। वो अपने दांत इतनी जोर से भीते हैं कि लगता है टूट जाएंगे। बैक दुखियों की हर हरकत में दहशत और मारने का इरादा साफ दिख रहा था। फैंटम सोचता है, क्या ये सच में बैक लीसू है? उसकी आंखों से जो ताजा खून टपक रहा था वो मौत के फरिश्ते का खून था।
अब फैंटम उससे और पास ना आने की भीख मांगता है। एक कातिल किसी और से भीख मांग रहा था। बैक दुकंग अपना चाकू घुमाते हुए बड़बड़ाता है। बैक लिसू बस अपने भाई जैसा ही है। आखिरी पल में फैंटम भागने की कोशिश करता है लेकिन भाग नहीं पाता। मौत निश्चित थी लेकिन अजीब तरह से चाकू चूक जाता है और बगल में दीवार में घुस जाता है। उसका दुश्मन बैक दुक्यंग बिना किसी वजह के एकदम शांत खड़ा था। असलियत में बैक दुकंग के पेट से एक गाढ़ा तीखा लिक्विड बह रहा था। वह खून बहने के सदमे से बेहोश हो जाता है। तभी फैंटम को एक गाड़ी आती हुई दिखती है। बैक लीसू घबराहट में गाड़ी से बाहर निकलता है। वो खून के तालाब में पड़े अपने भाई की तरफ भागता है। अपने भाई को सहारा देते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। वो मन ही मन दुआ करता है, प्लीज तुम्हें कुछ ना हो। जहां तक उस कातिल का सवाल है, वो इमरजेंसी सीढ़ियों से नीचे लंगड़ाते हुए जा रहा था। उसका शरीर बुरी तरह से घायल और खून से लथपथ था। आखिरकार उसने कर दिखाया। वो एक खून से सनी किताब आईडी हाथ में लिए पागलों की तरह हंसता है और चिल्लाता है, बैकलिसू, मैंने तुम्हें मार दिया। उसने निशाने को खत्म कर दिया था। लेकिन जिसे उसने खत्म किया था वो बैकलिसू का भाई था। बैकलिसू अब एक प्रियजन को सच में खोने के सबसे बड़े दर्द में डूब चुका था। पूरी टसन एसोसिएशन गहरे शोक में डूब जाती है। सुआ और हाजिन यंग हालत का आकलन करते हैं। सुआ को एहसास होता है कि वह इस तरह नहीं चल सकते। न सिर्फ हेडक्वार्टर्स बल्कि दूसरे इलाकों के संगठन भी उनके डायरेक्टर की अनुपस्थिति को नोटिस कर रहे थे। अब उन्हें एक नया प्रतिनिधि चुनने का समय आ गया था। चीफ हाजिन यंग को भी यह करना था। हाजिन यंग सीधा खड़ा होता है और अपना सूट ठीक करता है। बैकडूम के बिना तशान अब तशान नहीं रहा। सुआ गुस्से में चिल्लाती है, क्या आप बस संगठन को बर्बाद होते हुए देखेंगे? डायरेक्टर बाइक किस हालत में है? वह कहती है, इस समय मुझे शांति से उनकी जगह परेशन को बनाए रखना है। वो नहीं चाहते होंगे कि स्टेशन इस तरह बर्बाद हो जाए। लेकिन हाजिन यंग, जिसकी आंखों में आंसू थे, इस कठोर सच को जानता था। वो मन ही मन कहता है, सुआ, क्या तुम सच में नहीं जानती? ऐसा कोई नहीं है। तैसन में बैक दुक्यंग की जगह कोई नहीं ले सकता। उसके लिए बैक दुक्यंग के बिना तसन का कोई अस्तित्व नहीं था। सीन बदलता है कहीं और श अपने कैप्टन बैक लीसू को रोकने की कोशिश कर रहा है। लीसू का चेहरा एकदम गंभीर और बदले की आग से भरा हुआ था। श चिंता से कहता है, आप जरूर कुछ करने वाले हैं। इस गंभीर चेहरे के साथ घूम रहे हैं। बैक लीसू एक शांत लेकिन खतरनाक लहजे में श को समझाता है, मेरे भाई का घाव किसी ऐसे ने दिया है जिसे ट्रेनिंग मिली है। यह जरूर चीफ जंग के आदेश पर काम कर रही स्पेशल फोर्सेस में से कोई है। वह आगे अपना प्लान बताता है। चीफ जंग के अधीन काम करने वाली ज्यादातर स्पेशल फोर्सेस अंडरकवर है, ठीक हमारी तरह नॉर्थ में मिशन पूरा कर रही है। अगर हम उन्हें ढूंढ लेते हैं तो हम चीफ जंग को पूंछ से पकड़ लेंगे। शन प्लान समझ जाता है लेकिन वह चिंतित है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। बैक लीसू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह दर्द भरी आवाज में कहता है, चीफ जंग, संगीत, उसी ने मेरे भाई को इस हालत में पहुंचाया है। इसलिए हमें उन सबको ढूंढना है और मार देना है, ठीक वैसा ही जैसा हमारी टीम के साथ हुआ। उसके चेहरे पर अब शोक और बदले का एक भयानक मिश्रण था। तभी कहानी एक बिल्कुल नई जगह पर जाती है। बानवल शहर के एक टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स में एक खास मीटिंग हो रही थी। एक आदमी जो बेहद अच्छे कपड़े पहने हुए था, एक आलू या नाशपाती को चाकू से छील रहा था। वो बड़बड़ाता है, किसी को बानवल पसंद नहीं है क्योंकि यहां खाने के लिए कुछ नहीं है। ये शख्स था आईसीटी का चेयरमैन किम ताइवान। वो शिकायत करता है, यह जमीन सूट सिलने वालों से भरी हुई है और यहां से पैसा निकालने का कोई कोना नहीं है। वो पुराने दिनों को याद करता है और कहता है कि अब वो सोल के 4 बड़े संगठनों में से एक में बैठना चाहता है। वो रेलिंग के सहारे खड़ा होता है और हम देखते हैं कि उसने एक आदमी को जंजीरों से बांधकर नीचे लटकाया हुआ है। वो उस लटके हुए आदमी का मजाक उड़ाते हुए पूछता है। इस बीच हमारा चीफ बस मेरे कान में बेमतलब की मीठी मीठी बातें फुसफुसा रहा है ना? लटका हुआ आदमी घबराहट में कुछ समझ नहीं पाता। जब चेयरमैन किम देखता है कि उसे कोई सही जवाब नहीं मिल रहा तो वह कहता है, अगर वह नहीं समझता, और चाकू से एक रस्सी काट देता है। वो उस आदमी की तुलना एक कच्चे फल से करते हुए कहता है, ये नाशपाती कच्ची है, इसलिए हमें इसे फेंकना पड़ेगा। नीचे गिरने के डर से वह आदमी आखिरकार सच उगल देता है।
वह चिल्लाता है, ताइसान एसोसिएशन पर हमला हुआ है। सोल में एक दोस्त ने मुझे बताया कि तसन एक अनजान ताकत से टकरा गया है और उनकी तरफ से कोई हरकत नहीं हुई है। वो आगे बताता है, इसके अलावा टाइसन का बॉस बैक दुकंग हाल ही में कहीं दिखाई नहीं दिया है। चेयरमैन किम ये खबर सुनकर शांति से उस फल को चबाता रहता है। फिर वह पूछता है, क्या ये खबर सही है? आदमी गिड़गिड़ाता है, मैं 10 जिंदगियों में भी आपसे झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करूंगा। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है जो मैं जानता हूं। चेयरमैन किम कहता है, अच्छा तो, और आखिरी रस्सी भी काट देता है। नैरेटर एक काले मजाक के साथ कहता है, उसे जमीन तक का एक मुफ्त प्लेन टिकट मिल जाता है अब जब उसे तेसान की कमजोरी का पता चल गया था। चेयरमैन किम अपने आदमियों को आदेश देता है, सबको इकट्ठा करो, आज हम तैसन को खाएंगे। उसका प्लान साफ था, तेसन पर कब्जा करना। किस्मत से वो लटकाया गया आदमी जमीन पर गिरने के बावजूद जिंदा बच जाता है। सीन वापस बैक लीज पर आता है। वो मांजंग पशुधन बाजार में अकेले चल रहा था। नैरेटर एक खास कहावत बताता है जो संगठन के अंदर फैली हुई थी, सबसे अच्छी जगह दीपक के नीचे होती है। अगर तुम उसे वहीं छोड़ दो जहां तुम चाहते हो तो कोई भी उसे ढूंढ सकता है। इसका मतलब था कि उनके दुश्मन अपने ठिकाने ऐसी जगह बनाते हैं जहां कोई शक ना करे, यानी छिपने के लिए सबसे अच्छी जगह सबके सामने ही होती है। बाइक लीसू इसी कहावत का पालन करते हुए अपने दुश्मनों के अगले ठिकाने की तलाश में था। वो एक बुचर की दुकान के सामने खड़ा था। वॉइस ओवर चीफ जंग के काम करने के तरीके को समझाता है। उनका एक मूल मंत्र था, उसे ऐसी जगह छुपाओ जहां कोई उम्मीद ना करे। यही चीफ जंग का तरीका है। इसका मतलब था कि उनके ठिकाने ऐसी जगहों पर होते थे जहां कोई शक ना करे। बैक लीसू को पता था कि चीफ जंग ने जिन लोगों को ट्रेन किया है वह भी इसी तरीके से काम करते हैं। इसीलिए अगर वो लापरवाह रहा तो वो सीधे उनके जाल में फंस जाएगा। वो उस दुकान में घुसता है और सोचता है कि आखिर यहां क्या हो रहा है। अंदर का मंजर देखकर वो हैरान रह जाता है। पूरी टीम का सफाया कर दिया गया था। कमरे में हर तरफ लाशें पड़ी थी और खून फैला हुआ था। एक जिंदा बचा हुआ आदमी कमजोर आवाज में पूछता है, तुम्हारा निशाना बैक लीसू नहीं है ना? इसी बीच हम एक नए शख्स को देखते हैं। शय हैरान है। क्या हैरानी है? बैक लीसू अभी भी जिंदा है। वो आदमी कहता है, वैसे भी अगर वो लीसू ना होता तो हम जिंदा ना बचते। बैक लीसू उस जिंदा बचे हुए आदमी के पास जाता है और पूछता है, यहां क्या हो रहा है? ये सवाल सुनते ही उस आदमी को वह भयानक पल याद आ जाता है। उसका दिमाग गुस्से से भर जाता है। वह बताता है, यह सब चीफ जंग का किया धरा है। उसने सबको एक साथ इकट्ठा किया और फिर सब पर गोलियां चला दी। वह यह भी बताता है कि उन्होंने वायरलेस डिवाइस का इस्तेमाल किया था। यह सुनकर बैक लीसू को पता चलता है कि दूसरी कंपनीज भी साफ कर दी गई हैं। वो आदमी कुछ और कहना चाहता था, लेकिन बैक लीसू उसे रोक देता है। लेकिन वो आदमी अब मरने वाला था, इसलिए वो सब कुछ बताने की कोशिश करता है। वो लीसू को चेतावनी देता है, तुम अभी चीफ जंग से पंगा लेने के लिए काफी ताकतवर नहीं हो। ये ऐसा संगठन नहीं जिससे तुम अकेले निपट सको। जिंदा रहने के लिए भाग जाओ। अपने आखिरी शब्द कहने के बाद वह अपनी आखिरी सांस लेता है। बैक लीसू के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आती है। वो कहता है, यही वह देश है जिसकी वह सेवा करते थे। तभी कहानी एक नई जगह पर जाती है। तेसन एसोसिएशन के हेडक्वार्टर्स में चेयरमैन किम तेहान अपने गुंडों के साथ हमला कर चुका है। यहां पर अब तेसन एसोसिएशन की रक्षा करने की जिम्मेदारी हाजिन यंग पर थी। चेयरमैन किम तासान एसोसिएशन का मजाक उड़ाता है, जो सोल के 4 बड़े संगठनों में से एक माना जाता था। वह बेहद निराश था। वह पूछता, संगीत है क्या? तासान बस इतना ही है। कितनी निराशा हुई, लेकिन वह जानता था कि अभी भी एक आदमी बचा है, द अनमूविंग यक्षा हाजिन यंग, जो अभी भी विरोध कर रहा था। हाजिन यंग उन सस्ते हरामियों की लाशें उठाता है और उन्हें उनके दुश्मनों पर फेंक देता है। वह गुस्से में कहता है, यह चौथा ग्रुप है। इस हफ्ते तुम लोग उन बदमाशों का चौथा ग्रुप हो जो यहां आने की हिम्मत कर रहे हो। पंख शब्द सुनकर चेयरमैन किम को बेइज्जती महसूस होती है और वह एक चाकू निकाल लेता है। वो आत्मविश्वास से कहता है, मैं तुम्हारे खिलाफ कार्यवाही करते समय विनम्र रहने वाला था, लेकिन जब से तुमने ये कहा है मुझे इसे ठीक से खेलना पड़ेगा। ये सब देखकर हाजिन यंग थक जाता है। वह कहता है कि वो अब थक चुका है, इसलिए वह उन सबको एक साथ उस पर हमला करने के लिए कहता है।
इसी पल एक लड़खड़ाता हुआ आदमी भीड़ को धक्का देकर आगे आता है। वह सीधा जिन यंग के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। जिन यंग को भी कुछ समझ नहीं आता। वो उस आदमी से पूछता है कि क्या हो रहा है, और वे आदमी कोई और नहीं बल्कि बैक लीसू था। वो साफ साफ कहता है, उसका बदला लेने के लिए मुझे एक संगठन की जरूरत है। मैं ये अकेले नहीं कर सकता, इसलिए तेसन मुझे दे दो। जिन यंग हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि तेसन दे दो का क्या मतलब है, लेकिन उन्हें नजरअंदाज किए जाने से चेयरमैन किम चिढ़ जाता है। वो हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताओ कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और कीप स्माइलिंग।